हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है ये है राजनीतिक सिद्धांत, प्रकृति, महत्व एवं ह्रास। अर्थ फर्स्ट हो गया अर्थ। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी क्या हो गया कि ग्रीक भाषा की थ्योरिया से ली गई है, जिसका अर्थ है ऐसी एक मानसिक दृष्टि जो कि वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत। उसके बाद हो गया परिभाषा। कार्ल जी पॉपर के अनुसार सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिससे जगत को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा जा सके। सिद्धांत एवं अनुभवपरक व्यवस्था के प्रारूप को अपने मन की आंख पर बनाई गई रचना है। उसके बाद हो गया कॉकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। जब राजनीतिक शासन, उनके रूप एवं इसकी गतिविधियों का अध्ययन या तुलना तत्व मात्र के रूप में न करके बल्कि लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझने व उनका मूल्य आंकने के लिए किया जाता है, तब हम इसे राजनीतिक सिद्धांत का नाम देते हैं। उसके बाद हो गया डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक शासन उसके रूपों तथा कार्यों का अध्ययन पूर्ण तत्वों के रूप में न करके जब लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा मतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, तब उसे राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का विकास। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु यूनानी राजनीतिक चिंतक को माना जाता है। यूनानी दार्शनिक व चिंतकों ने आदर्श राज्य की संकल्पना पर ही सारा ध्यान संकेंद्रित किया। मध्य युग में सेंट एक्विनास जैसे विचारकों ने राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना, जिसकी पुष्टि हीगल के विश्वात्मा के विचार में होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड व अमेरिका में संविधानों व संवैधानिक कानूनों के विकास पर जोर दिया जाने लगा। अब राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ साथ सरकारों की कार्यविधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी। यह प्रक्रिया 19वीं सदी के अंत तक प्रचलित रही। 20वीं सदी के आरंभ में राजनीतिक सिद्धांत को एक विशिष्ट क्षेत्र माना जाने लगा। 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय स्वीकार किया और इसके अध्ययन व विकास के प्रयास तेज किए। अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विषय राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के लक्ष्य, न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता आदि के साथ साथ विशिष्ट वर्ग, शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति आदि को भी राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में ला दिया गया। अब राजनीतिक संस्थाओं के गुण दोषों की चर्चा के साथ साथ इनकी अच्छाई या बुराई के निष्कर्ष निकाले जाने लगे। चार्ल्स मैरियम, जी कैडलिन जैसे विचारकों के प्रयासों ने अब राजनीतिक सिद्धांत को यथार्थवादी प्रवृत्ति से परिपूर्ण किया। लासवेल तथा स्टर्न ने व्यवहारवाद को जन्म देकर राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक युग में प्रवेश करा दिया। व्यवहारवाद के आगमन ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की परिधि में प्रवेश करा दिया। अब स्टर्न ने राजनीतिक विज्ञान में नए राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर जोर देना शुरू कर दिया। 1969 में स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात करके राजनीतिक सिद्धांत को नया आयाम दिया। राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र। आजकल मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों को राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
राज्य व सरकार का अध्ययन। आधुनिक युग में कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं और कुछ के बतानुसार राज्य का सरकार का अध्ययन। ब्लंट सली ने कहा है, राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूप एवं विकास को समझने का प्रयत्न करता है। दूसरा हो गया शक्ति का अध्ययन। वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शक्ति के अध्ययन को भी शामिल किया गया। शक्ति के कई स्वरूप हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति आदि। रॉबर्ट डहल ने कहा है कि राजनीति क्या है? शक्ति की तलाश है। मैक्स वेबर ने लिखा है, राजनीतिक शक्ति विभाजन में भाग लेने या उसे प्रभावित करने का संघर्ष है, चाहे वो राज्यों के मध्य हो या राज्यों के समूह के मध्य। सामाजिक मूल्यों का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है, परंतु आजकल सामाजिक मूल्यों को मान्यता देने की बात सोची जाने लगी है। बाद में व्यवहारवादियों ने मूल्यों को अपने अध्ययन में स्थान देकर राजनीतिक सिद्धांत को उपयोगी बनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। नीतियों का अध्ययन। आधुनिक काल में राजनीतिक शास्त्रियों में डहल, ईस्टन, लासवेल का नाम उल्लेख है, विशेष रूप से किया जाता है इनका नाम उल्लेख। इन विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत को शक्ति व क्रिया के अध्ययन के रूप में देखा है। इसके फलस्वरूप इस विषय की बातें गति से परिवर्तित हुई हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन। राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शास्त्र का मुख्य विषय माना है। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ करता है या उसके पीछे जो प्रेरणा कार्य करती है, उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आने चाहिए। इन आधुनिक विद्वानों ने के अनुसार मनुष्य भावनाओं का समूह है, उसकी अपनी प्रवृत्तियां और इच्छाएं होती हैं, जिसके आधार पर राजनीतिक व्यवहार को बहुत महत्व देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत दृष्टिकोण। राजनीतिक सिद्धांत दृष्टिकोण के दो भागों में बांटा जा सकता है। परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। प्लेटो व अरस्तु से लेकर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होने तक का समय परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित विचार सामग्री, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन, विचारधाराओं तथा राजनीतिक विचारों के विश्लेषण को शामिल किया जाता है। राज्य की प्रकृति तथा उसका आधार, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, राजनीतिक संस्थाएं आदि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, हीगल, कार्ल मार्क्स आदि विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब परंपरागत राजनीतिक जो विचार हैं, सिद्धांत है, उसकी विशेषताएं। फर्स्ट हो गया मूल्य सापेक्ष। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों, आदर्शों व परम तत्वों को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का मध्यम प्रजातंत्र, लॉक का प्राकृतिक कानून, रूसो की सामान्य इच्छा इसी प्रकार के हैं। इनके समक्ष आनुभविक तथ्यों, जांच प्रमाणों व तथा अवलोकन का कोई महत्व नहीं है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतकार हमेशा क्रियाशील उद्देश्य को लेकर लिखते रहे हैं। उनका उद्देश्य सुधार, समर्थन या विरोध करना रहा है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों व मान्यताओं को इतना महत्व दिया गया है कि इससे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत का अंतर ही समाप्त हो गया है। दूसरा विशेषता होगी मूल्य मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता इसका वर्णनात्मक होना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या व विश्लेषण न करके उनका वर्णन ही किया गया है। इस सिद्धांत द्वारा समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह जानने का प्रयास कभी नहीं किया गया है कि संस्थाओं की समानताओं तथा असमानताओं के
मूल में कौन सी परिस्थितियां हैं जो इन्हें प्रभावित करती हैं। तीसरा हो गया मुख्यतः कानूनी औपचारिक व संस्थागत अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः औपचारिक संस्थाओं या विधि व संविधान निर्मित औपचारिक संस्थाओं तक ही सीमित रहा है। इस सिद्धांत के विचारकों ने केवल औपचारिक संस्थाओं का ही वर्णन व अध्ययन किया है। चौथा हो गया अवधारणात्मक अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक न्याय, समानता, लोक कल्याण, नैतिकता, राज्य, कानून, संप्रभुता, राष्ट्रवाद आदि अवधारणाओं को परिभाषित करने में ही लगे रहे। इस सिद्धांत के समर्थकों ने एक सार्वभौम समाज सुधारक व धर्म प्रचार की तरह अपनी अवधारणाओं को परिभाषित किया, लेकिन कभी भी उन्हें व्यवहारवादी बनने का प्रयास नहीं किया। इसी कारण यह सिद्धांत अवधारणात्मक अध्ययन तक ही सिमट कर रह गया। अति अनुशासनात्मक अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचारकों ने मानव जीवन के सभी चिंतनात्मक पहलुओं का अध्ययन किया है। इसी कारण इन विचारकों के सिद्धांतों को किसी विषय विशेष से जोड़ना असंभव है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स आदि विचारकों का दृष्टिकोण समाज विज्ञान के सभी विषयों तथा विज्ञान से रहा है। इन विषयों से राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए राजनीतिक विज्ञान को अलग करके देखना संभव नहीं है। इसी कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अधिक अनुशासनात्मक अध्ययन का परिणाम है। तो ये हो गया परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं। अब हो गया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये हो गया परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। अब हो गया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आनुभविक पद्धति से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया है। इन पद्धतियों में ये बल दिया गया है कि राजनीति के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा तथ्यों और आंकड़ों पर विशेष बल दिया जाए। वर्तमान राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक प्रभाव, सत्ता, राजनीतिक विकास, शक्ति जैसी अवधारणाओं पर विशेष बल दे रहे हैं। चार्ल्स मेरियम तथा हेराल्ड लासुल द्वारा शक्ति के सिद्धांत की पुष्टि की गई है, जबकि राजनीतिक अभियान के सिद्धांत जिम मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स तथा पेरेटो ने विकसित किया। डेविड ईस्टन, डाहल तथा पावेल आदि व्यवहारवादी विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक बनाने पर जोर दिया और मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा पेश की। लेकिन 1969 में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का बिगुल बजाकर ईस्टन ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों को भी महत्व दिया। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। फर्स्ट हो गया राजनीतिक अध्ययन की अंतःशास्त्रीय पद्धति। आधुनिक विद्वानों की ये मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की अनेक उपव्यवस्थाओं में से एक है और इन सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक उपव्यवस्था अन्य उपव्यवस्थाओं के व्यवहार को प्रभावित करती है, इसलिए किसी एक उपव्यवस्था का अध्ययन अन्य उपव्यवस्था के संदर्भ में ही किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था पर समाज की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। दूसरा हो गया अनुभविक अध्ययन। राजनीति को शुद्ध विज्ञान बनाने के लिए राजनीतिक तथ्यों के मापतोल पर राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने बल दिया। यह तथ्य प्रधान अध्ययन है जिसमें वास्तविकताओं का अध्ययन होता है। इसमें उन्होंने नए नए तरीके अपनाए, जैसे जनगणना तथा आंकड़ों का अध्ययन करना तथा जनमत जानने की विधियां और साक्षात्कार के द्वारा कुछ परिणाम निकालना। डेविड ईस्टन ने कहा है कि खोज सुव्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। यदि कोई सिद्धांत आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो वह निरर्थक साबित होगा। तीसरा हो गया विश्लेषणात्मक अध्ययन। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। वे संस्थाओं के सामान्य वर्णन से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे राजनीतिक वास्तविकताओं को समझना चाहते थे। ईस्टन, डहल, आमंड तथा वेबर इत्यादि विद्वानों ने व्यक्ति के कार्यों व उनके व्यवहार पर अधिक बल दिया, क्योंकि इनके विश्लेषण से राजनीतिक व्यवस्था को समझना आसान था। चौथा हो गया मूल्य विहीन अध्ययन। आधुनिक लेखक विशेष रूप से व्यवहारवादी राजनीति के मूल्य विहीन अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक विचारकों को मूल्य निरपेक्ष न्यूट्रल रहना चाहिए। उन्हें क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है क्या उत्तर खोजना चाहिए। उन्हें सही तथा गलत के प्रश्नों से मुक्त रहना चाहिए।
उन्हें औपचारिक तत्वों का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का कहना है कि आजकल परंपरागत अध्ययन की औपचारिक संस्थाओं जैसे राज्य सरकार दल आदि का अनौपचारिक संस्थाओं जैसे राज्य सरकार दल आदि का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। रॉबर्ट डहेल व आमंड पावेल का मानना है कि सिद्धांत निर्माण सिद्धांत विश्लेषण के लिए अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन के बिना किसी भी सर्वव्यापक सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर पाना असंभव है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों ने जनमत, मतदान, विधानमंडल, कार्यपालिका, राजनीतिक दल व दबाव तथा हित समूह के अध्ययन का भी पर जोर दिया है। तो उनका ये मानना है कि अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि जो औपचारिक तत्व हैं सरकार, राजनीतिक दल, इनका अध्ययन पर्याप्त नहीं है, इसलिए अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन भी आवश्यक है। स्वायत्तता व विकास के प्रति जागरूक। आधुनिक राजनीतिक विद्वानों का एक ऐसा वर्ग भी है जो राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाना चाहता है। इस वर्ग में ईस्टर्न, डाहल, कैडलिन आदि उच्च कोटि के राजनीतिक विद्वान आते हैं। इन विद्वानों की रुचि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण, स्थायित्व, विश्वसनीयता और व्यापकता में है। राजनीतिक विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए जागरूकता का परिचय देते हुए राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक क्रमबद्धता व संबद्धता लाना चाहते हैं। इसी कारण इन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण किया है। अब हो गया राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के समक्ष आने वाली सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना है। यह मनुष्य पर आने वाली कठिनाई की व्याख्या करता है तथा सुझाव देता है ताकि मनुष्य अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सके। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का अध्ययन निम्नांकित रूप से किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया राजनीतिक सिद्धांत का महत्व इन बिंदु में। वास्तविकता का ज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा हमें वास्तविकता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये सिद्धांत अपनी वैज्ञानिक वस्तु के द्वारा अनुशासन में एकरूपता, संबद्धता तथा संगति के तत्वों का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया में अनुशासनात्मकता स्तर बनता है। उससे अनेक तथ्यों और घटनाओं को समझने तथा चयन करने में सहायता मिलती है। दूसरा हो गया वैज्ञानिकता का प्रयत्न। अपनी वैज्ञानिकता के द्वारा सिद्धांत राजनीति विज्ञान को सामान्यीकरण पर आधारित करता है तथा उसे राजनीतिक व्यवहार में लाने का प्रयत्न करता है। उसके लिए नवीन खोजें करता है और नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। तीसरा हो गया अवधारणात्मक भावना। राजनीतिक सिद्धांत तथ्य संग्रह एवं शोध की प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। ईस्टर्न ने अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया है। मानव प्रगति में सहायक। आज के युग में विज्ञान की प्रगति की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इसके आधार पर अनुभवों को संक्षिप्त करने तथा उससे आगे की समस्याओं का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। पांचवा हो गया समस्याओं का समाधान। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। मनुष्य पर नियंत्रण तभी हो पाता है जब संप्रभुता, राष्ट्रवादिता, प्रजातिवाद तथा युद्ध आदि के सिद्धांत सही होते हैं। यदि हमें अनिवार्यता तथ्यों का चुनाव करना होता है तो सिद्धांतों की बहुत आवश्यकता होती है। औचित्यपूर्णता सिद्ध करना। जनता की दृष्टि में शासन प्रणाली एवं शासकों की औचित्यपूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत एक महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, चाहे वे राष्ट्रवाद के नाम पर हों या राजनीतिक विकास अथवा समाजवाद के नाम पर। विशिष्ट वर्ग प्रायः अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए इसी उपकरण का सहारा लेते हैं। सातवां हो गया राजनीतिक सिद्धांत के कार्य। रॉबर्ट डहेल ने राजनीतिक सिद्धांतों ने अनेक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक कार्य बताए हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के अनेक कार्य बताए हैं, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक।
राजनीतिक दृष्टि से ये शासन व्यवस्थाओं को औचित्यकरण प्रदान करते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनका व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वे व्यक्ति को मानकीय, प्रेक्षापणीय, ज्ञानात्मक तथा नैतिक दिशाएं प्रदान करते हैं। वह इनके सहारे आगे बढ़कर असाधारण कार्य करने लगता है। अब हो गया राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास। विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों के विचारों का अध्ययन कर राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास या पतन के उत्तरदायी प्रमुख कारणों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान का आविर्भाव। राजनीतिक सिद्धांत के प्रभाव का प्रथम चरण राजनीति विज्ञान का आविर्भाव है। इसके कारण अनेक व्यवहारवादी अध्ययन दृष्टिगोचर होते हैं, जिनकी वैज्ञानिकता का आधार अनुभववादी प्रवृत्ति है। दूसरा हो गया दार्शनिक तत्व का अभाव। राजनीतिक शोध के कारण कल्पना, नैतिकता, सौंदर्य बोध आदि दार्शनिक तत्व चिंतन की प्रभावशीलता कम होने लगी है। अब मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बढ़ने लगा है। राजनीतिक दर्शन को राजनीतिक विज्ञान से पृथक करना सरल हो गया है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक दर्शन की बेड़ियों से अपनी उन्मुक्तता की घोषणा करने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद हो गया नैतिक मूल्यों का परित्याग। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के चिंतक भी पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों का अध्ययन करते थे, पर उस अध्ययन का ध्येय ज्ञान अर्जित करना था। वे यह ज्ञात करने का प्रयास करते थे कि पूर्ववर्ती चिंतन में नैतिकता और औचित्य के मापदंड क्या हैं। वे ज्ञान का प्रयोग भी करते थे। वे यह निर्देशित करते थे कि राजनीतिक व सामाजिक जीवन कैसे अच्छा बनाया जाए। इसके विपरीत 20वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत का ध्येय यथार्थ जीवन के संदर्भ में अच्छा जीवन निर्देशित करना न होकर पूर्ववर्ती राजनीतिक मूल्यों का ऐतिहासिक विकास, अर्थ तथा तर्क संगति आदि बताना है। मूल्यों की इस ऐतिहासिक और समाज शास्त्रीय दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक मूल्यों के सिद्धांतों का निष्प्राण बना दिया है। चौथा हो गया अति तथ्यवाद। 20वीं शताब्दी को अति तथ्यवाद का युग कहा जा सकता है। इससे राजनीतिक सिद्धांत को प्रतिष्ठा कम हो गई है। अधिकाधिक विद्वान इंद्रिय अनुभविकवाद को अपनाने लगे। इंद्रिय अनुभविकवाद की तथ्यवाद का पर्यायवाची बन गया है। अधिक से अधिक तथ्य एकत्रित किए जाने लगे। दो तथ्यों और घटनाओं के मध्य स्थापित करने का प्रयत्न भी किया गया। नए चरों की खोज की गई, जिससे किसी परिघटना की अधिकाधिक व्याख्या की जा सके। तथापि इस खोज के अधिकांश परिणाम प्रथम स्तर के सामान्यीकरण से ऊपर नहीं उठ सके। अतएव यह शोध एवं अध्ययन तथ्यों की खोज मात्र रह गया। कुछ लोग इसे अति तथ्यवाद की संज्ञा देते हैं। व्यवहारवादी क्रांति के पूर्व जैसे जैसे इस तथ्यवादी धारा का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा, उसी मात्रा में राजनीतिक सिद्धांत को भी प्रतिष्ठा कम होने लगी। तो ये वीडियो हो गया